बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो है टाइप्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ठीक है, इस चैप्टर में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली थी, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने नोमैड्स क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है, और सेटल्ड कम्युनिटीज किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हमें क्या करना है, जहां हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था आज हमें वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, लास्ट में जो चीजें हमने पढ़ी थी, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था आपको कि जो वर्ना सिस्टम क्या था, फिर ट्राइब्स कैसे कैसे और जो ब्राह्मण थे उनके जो रूल्स थे किस तरीके से लागू हो रहे थे, और फिर उसी के थ्रू आप देखोगे कि रिच एंड पुअर सेक्शन आता है, फिर एक अलग क्लासेस भी बनने लगती है, बाद में धीरे धीरे क्या है फिर ट्राइब्स आ जाते, फिर इसी में कास्ट बनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसी में ट्राइब्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये ट्राइब्स क्या होते हैं ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया कि कैसे वो अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या पेशा करते हैं, कुछ चीजें जो भी उनके बारे में था वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे थे वो था हू वर ट्राइबल पीपल्स, जिसमें मैंने आपको इन पंजाब में बता दिया था। पंजाब में मैंने दो ट्राइब्स के बारे में बताया था, खोखर और गुप्खर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था गुप्खर जो था, गुप्खर में जो आपको अगर मैंने बताया कमाल सिंह जो खोखर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने वो कौन थे, तो मनसबदार। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था मनसबदार क्या होता है। मनसबदार मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, जैसे आज ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ही क्या था मुगलों के अंदर क्या श्रेणियां हुआ करती थी, उनको मनसबदार कहा जाता था। और मनसबदार एक तरीके से ऑफिसर है, जैसे 5000 मनसबदार, 1000 मनसबदार, 500 मनसबदार, है ना। तो ये मनसबदार ऑफिसर हुआ करते थे अकबर में। अकबर एम्पायर में नहीं बल्कि मुगल एम्पायर में क्या था, ये पूरा सिस्टम चल रहा था। ठीक है, ये बारे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था इन मुल्तान एंड सिंध में मैंने आपको बताया था कि लगन्स एंड और अरुगन, ये हमको क्या है, ये रीजन्स, इनके बारे में हमने पढ़ा था, ट्राइब्स के बारे में। फिर हमें यहां से पढ़ना, ये टॉपिक यहां से पढ़ लेते। अच्छा, ये भी पढ़ना, ठीक है। चलो देखो, मुल्तान और सिंध का रीजन अगर हम बात करें तो वो कहां, मुल्तान और जो सिंध है आज बेसिकली अगर हम बात करें तो वो आज पाकिस्तान में। पहले जब पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था 1947 से पहले, उससे पहले मुल्तान और जो सिंध रीजन था वो हमारे भारत में आता। आज की अगर हम बात करें तो मुल्तान और सिंध कौन सा रीजन है, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर हम सिंध की बात करें तो साउथ पाकिस्तान में। ठीक है, साउथ पाकिस्तान में। तो वहीं पर क्या था कि वहीं पर आपको लंगोहास एंड क्या है, अरगुन्स क्या है, डोमिनेंट एक्सटेंसिव रीजन जो है आपको मिलेंगे, जो क्या है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हो इनके बारे में, बस आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि मुल्तान एंड सिंध में कौन सी ट्राइब थी, कौन से रीजन में रहती थी, आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो एक हमारा रीजन था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। क्या था, फ्रंटियर। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इसमें क्या था, ये एक ऐसा रीजन था जो शुरुआत से लेकर अगर हम बात करें तो ये लगभग 10th सेंचुरी से लेकर अभी तक ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से अस्थिर रहता है। हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ निगेटिव एक्टिविटी चलती रहती है। और इसी यही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही क्या है, बाहर से इन्वेजन जो है, इन्वेडर जो है वो आए हमारे भारत में। चाहे महमूद गजनवी की बात कर ले, चाहे मोहम्मद गौरी की बात कर ले, चाहे हम उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम की बात कर ले, ये सब इसी रीजन से भारत में आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर दो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ट्राइब रहा करती थी, बलूचिस्तान। अब ये ट्राइब कहाँ थी तो इसके बारे में समझो। जैसे कि बच्चों जब हम भारत बनाते हैं भारत, ठीक है, ये प्यारा भारत हमारा। जब हम इस प्यारे भारत की बात करते हैं तो जहां पर जैसे आप सभी जानते हो कि अब पाकिस्तान डिवाइडेड हो गया है, और पाकिस्तान कहां पर है, ये इस तरीके से पाकिस्तान है। ठीक है ना, इस तरीके से पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो साउथ वाला रीजन है, जैसे कि अगर हम बात करें ये वाला रीजन है ये, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बलूचिस्तान है, किसका यहाँ पर क्या है, एक प्रोविंस है जिसको हम स्टेट कहते हैं, इनके यहाँ प्रोविंस इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बलूचिस्तान क्या है, एक क्या है, प्रोविंस है। ठीक, यहीं पर क्या है, बलूचिस क्या है, ट्राइब्स रहती है। अब मैं आपको बता दूं ये भी जो रीजन है आज पाकिस्तान में क्या है, ये पूरी तरीके से कह लो अशांत रीजन है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो बलूच लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से अपने आप को एक अलग इंडिपेंडेंट राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट देश चाहिए। ठीक है, इसी पे यहीं पे अगर देखो तो यहाँ पर एक पार्टी भी इन्होंने बनाई, बलूच लिबरेशन पार्टी। ठीक है, या उसको बोलो बलूच लिबरेशन आर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो क्या कर रही है, वो यहाँ के रीजन को क्या है इंडिपेंडेंट कराने के लिए क्या है पाकिस्तान से बात करें, जैसे हमारे भारत में पंजाब में खालिस्तान की मांग हो रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ही पाकिस्तान में भी अगर हम बात करें तो ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बलूचिस्ट लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट एक कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने बलूच लिबरेशन आर्मी भी बना कर, ठीक है, क्लियर बात है। तो ये क्या है, ये यहीं पर ये लोग रहते थे। ठीक है, और जो ब्रिटिश लोग रहा करते थे पहले, ये कई अलग अलग क्लेन में बटे हुए थे, डिवाइडेड थे। ये क्लेन मतलब मैंने बताया कुल या वंश होता है। ठीक है ना, कुल या वंश होता है क्लेन मतलब। ठीक है, ये क्या थे, अलग अलग क्लेन और क्या थे उसमें डिवाइड। ठीक है, क्लियर बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ट्राइब थे यहाँ की। ठीक है, लोग हैं, क्लियर बात है। तो यहाँ पर आप देखो द बलोचिस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट। They were divided into many smaller clans under different chiefs. अलग 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 clans हो गए। जैसे अगर हम बात करो तो जैसे अगर हम बात करें तो मान लो ये बलूच लोग, ठीक है, ये बलूच लोग। अब ये बलूच क्या है, अलग अलग क्लेन में डिवाइड। एक क्लेन मान लो ये हो गया, दूसरा क्लेन ये हो गया, ठीक है, तीसरा क्लेन ये हो गया। और हर क्लेन का क्या है अपना एक मुखिया, कह लो राजा। ठीक है, मैं कहता हूँ राजा मान लो। ठीक है, हर क्लेन का अपना क्या है मुखिया है जिसको लीड करना। ठीक है, क्लियर बात है। ट्राइब्स ज्यादातर ऐसे ही डिवाइड, मैंने आपको बताया प्लेन में ट्राइब्स क्या है ऐसे ही डिवाइड आपको मिलेंगे। ठीक है, वो उनके यहाँ कोई ऐसा सुप्रीम बॉडी नहीं होगी कि सबको चला के, हाँ एक क्लेन एक ट्राइब्स होगी और वो ट्राइब क्या है अलग अलग क्लेन में डिवाइड, और उस क्लेन का एक मुखिया होगा और मुखिया क्या करेगा पूरे क्लेन को क्या चलाएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। ये अभी की बातें हैं, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी नहीं है आपकी, लेकिन समझते चलना है। अब देखो इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट कौन सा होता है बच्चों, तो यहाँ पर मैप देखो पहले। ये जो मैप दिख रहा है ना, ये जो वाला पार्ट है ना, ये इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये भारत का मैप बता दूं, ये जो देख पा रहे हैं आपने, ये इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसकी जो चौड़ाई है वो 40 किलोमीटर। तो जो अगर ये ब्रेक हो जाए तो भारत का ये वाला पार्ट भारत से हो जाएगा कि नहीं। तो शुरुआत में जो पाकिस्तान जब तक ईस्ट, जब तक बांग्लादेश से पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ, वो चाहता था कि हम इसको ब्रेक कर दें ताकि ये वाला पार्ट भी हमारे कब्जे में आ जाए। चाइना भी इस पे नजर लगा कर बैठा है कि अगर हम इस पे कब्जा कर लेंगे तो ये हम आराम से कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है, इसको क्या बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये 40 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। ठीक है, क्लियर बात। अब इससे क्या कनेक्ट है, अब ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, ये बेसिकली अगर हम बात करें आज भी यहाँ पर क्या है, ज्यादातर पॉपुलेशन कौन है, तो ट्राइब्स है। मेजोरिटी में कौन है, ट्राइब्स। ठीक है, ये ट्राइब्स का एरिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो मैतई है, कुकी है, ठीक है, मैतई है, कुकी है, ठीक, और भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे नागा है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, यहाँ पर आपको कुछ ट्राइब्स क्या आपको दिख जाएंगे। जयंतिया ट्राइब्स हैं, ठीक है, गारो भी क्या है वहाँ ट्राइब्स रहती है। तो ये सब क्या ट्राइब्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये ट्राइब डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स यहाँ पर देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मणिपुर की, अगर हम बात करें कुकी एंड मैतई, जो अभी मणिपुर में जो विवाद चल रहा है, जो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर या कह लो कि जातीय के रूप लोग लेकर हो रहा है, जो वो कुकी और मैतई के बीच में हो रहा है, दोनों एक साथ रहना नहीं चाहते। तो आप ये देख लो क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि जो आगे क्या, ठीक है, अब यहाँ पर देखो द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स। मैंने बताया यहाँ पर ज्यादातर लोग कौन है, तो ट्राइब्स हैं। मैंने बताया आपको नॉर्थ ईस्ट में आज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्राइबल्स की जो है पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, और इसमें भी अगर हम बात करें, देखो ये नागास कहाँ है, तो नागालैंड में। अहोम्स कहाँ है ज्यादातर, तो ये आपको असम, अरुणाचल प्रदेश और कुछ मणिपुर में और ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये है। अभी इनके बारे में हम इंडिपेंडेंट पढ़ने वाले और मेनी अदर्स मैंने आपको बताया, जैसे कुकी, ठीक है, कुकी हो गया, मैतई हो गया,
ठीक है। इसी तरीके से जयंतिया हो गया, जयंतिया कहां पर है? तो मेघालय। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें नागालैंड में है, अहोम असम में है, ब्रह्मपुत्र वाले रीजन का जो आप बता रही वो है, कुकी कहाँ मणिपुर में है, मैतेई कहाँ मणिपुर में है, जयंतिया कहाँ मेघालय में है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपको ये ट्राइब्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या वहां पर दिख जाएंगे। क्लियर है बात? ये लिखते चलो कुछ कुछ चीजें जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, या अगर घर पे जाकर अगर पीपीटी रीड करती हैं तो वहां पर जाके आप कर सकते हो। पीपीटी क्या जहां तक आपने पढ़ाई के बाद लिख के लेके आनी नहीं, जो मैं इस पे लिखता हूँ भी लिखती हूँ ना, उसको भी लिखना होता है ना। मैं अगर ये चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आप जब कभी भी इसको पढ़ोगी तो आपके पास क्या है, होलिस्टिक नॉलेज होगी। आपको ये दो तो पता ही है ना, ये लिखा हुआ, बाकी और जान। टीचर का तो यही रोल होता है ना कि और क्या बता सकते हैं इसमें, और क्या बता सकते हैं इसकी, मैंने ये बताया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ रीजन बिहार एंड झारखंड, ये बिहार एंड झारखंड को छोड़ो, ये तो ज्यादातर अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट कह रहा है जो छोटा नागपुर प्लेटू या दक्कन जो गोंडवाना लैंड वाला जो रीजन है, वहां की बात करें, वहां पे कौन कौन सी ट्राइब्स थी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे चेरो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। ठीक है। अब देखो, चेरो chiefdoms had emerged by the 12th century, ये क्या है, लगभग 12वीं शताब्दी में क्या है, ये इमर्ज हुए आए हैं। अब देखो यहाँ में एक चीज समझे, राजा मान सिंह, ये मान सिंह कौन है तो मैं आपको बता दूं, ये एक राजपूत है। ध्यान सुनना, अभी मैं राजपूतों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ समझने, मान सिंह जो है वो राजपूत है। ठीक है, राजपूत है, लेकिन ये कौन है, ये अकबर की मनसबदार। मैंने बताया था आपको मनसबदार क्या होता है, ये कौन है, हाँ ये कौन है, अकबर की मनसबदार। अब अकबर कौन है, तो मुगल बादशाह, और मुगल कौन थे, मुस्लिम थे। एक मुस्लिम शासक के यहाँ, ध्यान से सुनना, एक मुस्लिम शासक के यहाँ एक हिंदू राजा, जो उसके सबसे बड़े ऑफिसर में गिना जाता, सबसे बड़े मनसबदारी में आते, 5 हजारी मनसबदारी राजा मान सिंह, राजपूत थे ये। ठीक है। और अकबर काल छोड़ो, जहांगीर के काल में भी, औरंगजेब के भी काल में भी राजपूत बड़े बड़े जो है पोस्ट को होल्ड कर। ठीक है ना। तो ये बात एक चीज समझना है कि लोग कहते हैं कि जब मुगल काल आया तो हिंदू एकदम दबा दिया, ऐसा नहीं है। जो प्रतिभावान थे, जो प्रतिभाशाली लोग थे, वो थे मुगलों के साथ, है ना। ठीक है। तो इसको समझना है। राजा मान सिंह कौन थे, अकबर फेमस जनरल अटैक एंड डिफीटेड द चेरोज, है ना, इन 1591। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसको डिफीट किया, और उसके बाद अगर, और इन्होंने इसको डिफीट तो किया, एक बात याद कि राजा मान सिंह ने क्या किया, जब अकबर ने इनको कहा कि हमें वहां पर, अब ये डिफीट वहां क्यों करते थे, पहली बात तो ये समझना है कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर हाथी, जो सेना होती थी, उस सेना में एक सेना, अगर हम बात करें भाग होता था जो हाथी वाला, तो उसके लिए हाथी चाहिए होते, एलिफेंट चाहिए होते थे इनको लोग। तो उस इलाके में क्या होता था, हाथी मिलते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ट्राइब्स लोग क्या होते, जंगल में किसी को एंटर नहीं करने देते थे, तो ये लड़ते थे डिफीट। तो इन्होंने क्या किया, इसको हराया, और उसके बाद क्या है, वहां पर जो हाथी थे या जो लकड़ी की जो जंगल की जो भी चीजें थी उसको यूज करने अपने लिए लाया। उसके बाद इनको छोड़ दिया, मतलब इनको ऐसा नहीं कि उनको कंट्रोल में कर दिया। ठीक है, ये बात है। इसके बाद देखो, अंडर औरंगजेब मुगल फोर्स कैप्चर मेनी चेरोज फोर्टिस। इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, जब इसको हराया तो उन्होंने कैप्चर भी कर लिया कुछ बहुत सारे रीजन में, एंड सब जस्ट द ट्रैक, यानी बहुत सारे लोगों को वहां पे सप्रेस भी किया, दबाया भी गया और मारा भी गया। फिर इसकी बात है कुछ रीजन या कुछ फोर्स को क्या है, जो चेरो के जो फोर्स थे उनको क्या है, कब्जे में। क्लियर है बात, ये दिक्कत यहाँ तक। 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है आपको। पहली चीज याद रखनी है कि यहाँ पर राजा मान सिंह जो मुगल बादशाह अकबर के जो मनसबदार थे, उन्होंने यहाँ पर हमला किया था चेरो टाइप्स के ऊपर, उन्होंने उनको हरा दिया, डिफीट भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया। वहां से उनको जो एलिफेंट चाहिए थे अपनी सेना में भर्ती करने के लिए वो ले लिए। ठीक है, जो और चीजें चाहिए थी वो लेकर बस वो वापस आ गए। लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब ने इसके ऊपर हमला किया तो इनको क्या है, डिफीट भी किया, और साथ में इनके बहुत सारे रीजन्स को और उसने कंट्रोल भी ले लिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर बात ये। आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पर द मुंडास एंड संथाल। अब ये मुंडास संथाल कौन है तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो मुंडा है ये बेसिकली झारखंड में आपको ज्यादा दिखेंगे, हालांकि और भी रीजन में है, लेकिन ये क्या है आपको, सॉरी, ये जो मुंडा है
जो ट्राइब्स है ये ज्यादातर डोमिनेट करेगी आपको झारखंड, ठीक है, कहां पर, झारखंड, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, इन्हीं इन्हीं में मुंडा ट्राइब्स के लोगों ने क्या किया था अंग्रेजों के अगेंस्ट में, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं जो समझाना है सुनो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, या कह लो कि ब्रिटिश किंग के अगेंस्ट में क्या किया था, इन्होंने एक रिवोल्ट किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1889 के अराउंड क्या है, इन्होंने रिवोल्ट किया, और लगभग 11 सालों तक 1900 तक क्या है इनका ये रिवोल्ट चलता रहा, ठीक। मुगल के खिलाफ। हाँ नहीं नहीं, मुगल से खिलाफ नहीं, ब्रिटिश ईस्ट, अब इस समय तो मुगल चले गए ना। मुगल जो है, मुगल अगर हम बात करें सही तरीके से, तो मुगल 1856 में अंतिम जो मुगल बादशाह था, ठीक है ना, उसको क्या है जब रिवोल्ट हुआ 1856 का 7 का सॉरी 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट में मुगल बादशाह सालाम द्वितीय को क्या है गिरफ्तार कर लिया गया, और उसको क्या है सालाम द्वितीय को क्या है गिरफ्तार कर लिया गया, उसको कहा वहां पर डाल दिया जेल में, और वो रंगून भेज देगा, रंगून में क्या मर गया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है, अंग्रेज। अब अंग्रेज शासन कर रहे हैं, तो अंग्रेजों के अगेंस्ट में क्या है, इन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया, और उस रिवोल्ट में क्या हुआ, उस रिवोल्ट में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को अगेंस्ट में जब रिवोल्ट किया, तो जो इसका लीडर थे, जो लीडर था, उसका लीडर था, इसका नाम था बिरसा मुंडा। क्या नाम था, बिरसा मुंडा, ठीक है। ये जो बिरसा मुंडा है ये इनके लीडर थे, ठीक है। ये इन्होंने क्या है काफी सालों तक अंग्रेजों के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, फिर इसके बाद क्या है बिरसा मुंडा को बाद में पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया, इनको स्लो पॉइजन दिया गया, स्लो पॉइजन जेल में दिया गया, वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद क्या है ये जो मूवमेंट है दबा दिया जाता है, काफी जो मुंडा ट्राइब्स के काफी लोग क्या है यहाँ पे काफी लोगों को मारा जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने विद्रोह किया, रिवोल्ट किया, क्लियर बात है, आगे बढ़े। पीछे और क्या है संथाल के बारे में, ठीक है, मुंडा के बारे में क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। अब देखो संथाल के बारे में थोड़ा बताते हैं। संथाल जो थे ना बच्चों ध्यान से समझना, संथाल की जब हम बात करते हैं, संथाल संथाल कौन है, तो ये भी ट्राइब है, ठीक है। इस टाइप के लोगों ने भी क्या है 1855 और 56 के आसपास के आप देखोगे रिवोल्ट किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने जो रिवोल्ट किया है, ये रिवोल्ट इन्होंने किया जब तो इनका जो लीडर थे, इन्होंने रिवोल्ट क्यों किया था, इन्होंने लैंड होल्डर्स जो भी होते थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे जो, ठीक है, उनके खिलाफ क्या इन्होंने रिवोल्ट किया, ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ भी इन्होंने रिवोल्ट किया। बाद में जब रिवोल्ट किया तो इस रिवोल्ट को जो इनमें दो भाई हुआ करते थे, दो भाई जो संथाल, जैसे अगर हम बात करें तो एक है सिद्धू मुर्मू, सिद्धू और कानू, दो व्यक्ति नाम दो थे, दो भाई थे। उन दोनों ने क्या है इस मूवमेंट को या कह सकते हैं इस रिवोल्ट का क्या है उन्होंने लीडरशिप की, उन्होंने लीडर नेतृत्व संभाला, ठीक है। तो और इसमें क्या हुआ, सिद्धू और जो कानू थे वो दोनों भाई थे। और मैं बता दूं जैसे अभी हमारे यहाँ जो वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू इन्हीं के एक तरीके से ये भी मुर्मू थे, क्योंकि सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू दो भाई थे, उन दोनों ने लीडरशिप, अब मुर्मू मुर्मू आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको उड़ीसा में थे, ये ज्यादातर इनका जो भाग है उड़ीसा मिलेगा। तो सिद्धू और कानू जो व्यक्ति हैं इन्होंने क्या है रिवोल्ट किया था, और सॉरी ट्राइब का नेतृत्व किया था। इसके बाद इनके रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, और जब दबा दिया गया तो सिद्धू और कानू को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद सिद्धू और कानू को क्या दिया, फांसी दे दी गई। उनको क्या है ब्रिटिश हाँ ब्रिटिशर्स ने दिया। क्लियर बात, तुम्हारी कॉपी कहाँ है, तुम कौन यहाँ पर यहाँ पे प्रवचन चल रहा है, हम प्रवचन दे रहे हैं, आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, बोल रहे बोल रहे हो, तो वो बच्ची लिख रही है बैठ के, तुम क्या यहाँ प्रवचन सुनने आए, क्या रामायण कहानी सुनाई जा रही है तुमको। सर 1887 का कौन वो मुंडा वो जो मैंने राजा का नाम बताया था सालम द्वितीय नहीं था, बहादुर शाह जफर। मेरे दिमाग में धीरे से वही चल रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि सालम द्वितीय तो उस समय थे जब 1864 का जब सॉरी 1764 में जब बक्सर युद्ध हुआ था, उस समय मुगल बादशाह सालम थे। इस समय जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे। उन्होंने एक लाइन लिखी है, 4 लाइन लिखी, उससे मुझे याद है, ठीक है ना, बहुत बड़े शायर भी थे।
ठीक है ना, ठीक है। जी और नूनलास और संथाल्स संथाल्स 1889 टू संथाल्स ओडिशा के है ना। हाँ नहीं, आपको ये जो ट्राइब है ना, ये 2-3 स्टेट मिल जाएंगे, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें कि वही मिलते हैं आपको, ठीक है ना। ये जो ट्राइब है, जैसे बिरसा की बात करें, संथाल की बात करें, ये ट्राइब्स आपको उड़ीसा में भी, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में थोड़े थोड़े आपको मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में होती है। हाँ क्या अभी है क्या छत्तीसगढ़, और क्या 2000 में बनाया और अभी भी बना जल्दी। एमपी को डिवाइड करके क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे। जैसे उत्तराखंड को डिवाइड करके, सॉरी यूपी को डिवाइड करके उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को डिवाइड करके झारखंड बनाया गया, यूपी का पार्ट और 2000 में बनाया गया उत्तराखंड को। 3 स्टेट बने थे 2000 में। अरुणाचल और तेलंगाना भी एक ही थे। नहीं नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वो तो 2014 संथाल्स का राजा कौन था? क्या मुर्मू कौन नाम क्या था उनका? सिद्धू एंड कान्हू, सिद्धू एंड कान्हू ऐसे लिखो। दोनों ही लिख लिया आपने। लिखना चाहो लिखो, मैंने बता दिया आगे सरनेम इनका क्या है, अगर आप लिखना चाहो। बेसिकली 4 भाई थे, लेकिन 2 ये बड़े लीड कर रहे थे। बाद में इनकी बहन थी, जब इनको फांसी दे दी है तो उसने भी उसको लीड किया। उतना आगे आपको पढ़ना चाहिए, है ना, इतना काम जान लोगे थोड़ा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हैं, ये आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि जब हम क्लास में पढ़ाएंगे, तो अगर किसी चीज पर डिस्कस करेंगे तो जितना पढ़ा देंगे उससे अलावा फिर आपको कभी नहीं पढ़ना, ठीक है। सर इन्होंने किसका अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था? सब दोनों ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होता है, क्योंकि ये जो फेज देखो ना 18, ये कब का फेज है आप देख लो कि ये 18 जब संथाल जब बात करें 1856 में या 1855, हालांकि कहेंगे 55 लिखा रहता है, आप कितने डेट में बस। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस समय अंग्रेज रूल कर रहे थे बेसिकली, अगर देखा जाए अंग्रेज। मुगलों का जो शासन, मैं आपको बताता हूँ, मुगल जो थे आए कब है, तो ध्यान सुनो। अब मैं थोड़ा सा आपको मुगलों का बारे में बताता हूँ, तो आपकी क्लियरिटी बन जाएगी। मुगल जब भारत में आए हैं तो वो उस समय टाइम पीरियड था 1526 एडी, ठीक है। इस समय बाबर आया, ध्यान सुनते चलो, बाबर क्लियर बात। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं है, हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। अकबर कब राजा बनते हैं, तो अकबर राजा बनते हैं 1556 में, 15, ठीक, ईडी अकबर बने। मैंने उल्टा कर दिया, इसको सही कर दिया, इधर मैं लिख देता हूँ 1556। किंग कौन बनना है, इसके बाद से लेकर कंटिन्यूअस मुगल बादशाह, यहाँ बीच में ब्रेक होता है। यहाँ पर बीच में एक बार क्या होता है, हुमायूं जो इनके बाबर के जो पुत्र होते हैं, हुमायूं को हरा करते हैं, शेर शाह सूरी क्या करते हैं, दिल्ली पर क्या है शासन करते हैं। उसके बाद वो फिर उसके बाद दिल्ली शेर शाह सूरी को हरा दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर क्या है हुमायूं बनते हैं। फिर उसके बाद हुमायूं बाद फिर कुछ दिन बाद में डेथ हो जाती है। फिर हेमचंद को हराकर ये क्या है राजा बनते हैं, ठीक है। ये बात की सुनी। इसके बाद यहाँ से लिखना, अकबर ने किसको हराया? हाँ हेमचंद, हेमू नाम का एक राजा था जो हेमचंद विक्रमादित्य की उपाधि देता था, टाइटल उसका था हेमचंद विक्रमादित्य, हेमू। अगर हेमू को अगर ये नहीं हरा पाते तो आज इतिहास भारत में कुछ और होता। अगर सोचो अकबर हार गया, और अकबर जब राजा बना है उस समय इसकी 14 वर्ष की थी, जिस एज में आप जैसे लोग यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। क्या 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 इसने 14 वर्ष में क्या ये राजा बना, 14 वर्ष की उम्र में इसने किसको हेमू को हराया। हालांकि इसका जो सेनापति था बैरम, वो लीड कर रहा था, लेकिन राजा ये बना चुका था। बनने के लिए तो 18 में चलो इधर आओ। अब इसके बाद औरंगजेब तक सुना, औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। इसके बाद जो मुगल एम्पायर वो डिक्लाइन होने लगता है। एंड नहीं होता, ध्यान रखना, एंड और डिक्लाइन में बहुत फर्क होता है, ये चीज ध्यान रखना। एंड का मतलब खत्म, समूल नाश, लेकिन डिक्लाइन का मतलब है अभी ये लोग बचे हैं लेकिन उतनी पावर नहीं जितनी पावर पहले इनके पास होगी। धीरे धीरे ये डिक्लाइन होना शुरू करते हैं और लास्ट में जाकर 1856 में जाकर क्या है रिवोल्ट होता है। सॉरी 1857 का क्या है रिवोल्ट होता है। उस रिवोल्ट में आप देखोगे, उस रिवोल्ट की बात क्या है, इनका जो राजा होता है बहादुर शाह जफर, उसको वो क्या करता है 1857 के रिवोल्ट को का लीडर होता है, मतलब उसको नेतृत्व करता है और उसको पकड़ लिया जाता है।
ठीक है। पकड़ने के बाद क्या है, उसको उसको रंगून भेज दिया जाता है, म्यांमार की जो राजधानी थी रंगून, ठीक है, वहां भेज दिया जाता है। उसको पहले बर्मा बोला जाता है। वहां भेजने के बाद उसकी दोनों आंख निकाल ली जाती है, उसके बाद वो वहीं पर मर जाता है, ठीक है। अब तक मुगल में टोटल कितने राजा बने? बहुत राजा हुए इधर, अगर इधर आ जाओगे तो लगभग 10-11 राजा तो इधर ही हुए हैं औरंगजेब के बाद। जैसे इधर देखोगे बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, अकबर के बाद सर जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये क्रम। सर इतवन बबूता भी तो है ना? क्या? इतवन बबूता इबन इब्न बतूता, इब्न बतूता राजा नहीं था, वो यात्री था, ठीक है ना। उसके बारे में बताएंगे, वो ट्रेडर्स था वो, ठीक है, एक तरीके से क्लियर है। आगे अब यहाँ पर देखो, वर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड आल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल, ठीक है। ये आपको समझ आ गई बात है? बंगाल में मुंडा से अंदाज नहीं नहीं, ये तो दोनों को, ये उड़ीसा और झारखंड में चली है। इसके अलावा देख लो, बोलो ना अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन, इसके अलावा भी और वर अमंग द अदर है ना, क्लियर बात की। और भी बहुत सारे ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ से देखती गरज आ रही है। अब देखो यहाँ पर आया इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड साउथर्न रीजन, यानी साउथ की ट्राइब्स की बात करते थे। यहाँ पर देखो पुलिस है, गराडस है, कोलागास है, वेतर्स है, ठीक है। सर हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और साउथर्न रीजन में कौन कौन सी ट्राइब्स थी? नहीं ऐसे आपके नॉर्मली ये पूछा साउथ रीजन की कोई ट्राइब बता दो, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, बाकी नॉर्थ की होगी, आपको ऑप्शन। अब आपकी मैं सोचो ये स्पष्ट नहीं है कि कौन कहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर हम कोलागास की बात करें, केरला में मिलेगी, तो नाम से पता चल रहा है, ठीक है। ठीक, पुलिस आपको कहाँ मिलेगी? कर्नाटका वाली। तो अब ये मैं ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ऐसे। आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड साउथर्न रीजन, या पूछ लेगा विच ट्राइब्स लोकेटेड इन सदर्न रीजन, तो आपसे पूछा जाएगा, आप इनमें से कोई एक दिया होगा, और सारी की सारी कहाँ दी, कौन सी नॉर्थ वाली दी होगी, फिर आपको इसमें से एक निकालना, ठीक है। क्लियर बात है? अब देखो इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर देखो क्या है, द लास्ट ट्राइब ऑफ भील। भील एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब, ठीक है, याद रखना। ये एमपी, ठीक है, एमपी के रीजन में, महाराष्ट्र के रीजन में, और यूपी के रीजन में, इवन राजस्थान के साउथ वाले जो रीजन है वहां पर आपको क्या है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे ये ट्राइब्स, ठीक है। ये लार्ज जो है, अगर हम बात करें तो ये लगभग जो सेंट्रल भारत होता है ना, उस वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये अगर हम बात करें तो कुछ इसके कुछ ट्राइब इस सोसाइटी से, या इस ट्राइब के कुछ लोग क्या है आज मेन सोसाइटी से भी कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है। इन्होंने भी और ये भील जो होते हैं ना, ये भील बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब ये आम से, शरीर से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? अरे बात सुनिए, भील की तरह। भील की तरह, बिल्कुल सही। आगे बढ़े। अब हमें बात करनी हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव, ठीक है। तो अब देखो एक चीज हमें ये समझना है कि ये जो नोमैड्स ये कैसे अपनी जीविका को चला रहे थे, इसको समझना। तो जो नोमैड्स होता है ना, नोमैड्स हम उन्हीं को कहते हैं जो जो एक जगह सेटल्ड होकर नहीं रहता, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या है मूव करता है, किसके लिए? अपनी लाइवलीहुड के लिए, या किसके लिए, या अपने एनिमल्स या अपने कैटल्स के लिए, क्या है, कोस्टल लैंड के लिए, फ्रेश वाटर के लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करा, उसे हम नोमैड कहते हैं। नोमैड जो है कभी भी एक जगह सेटल्ड होकर नहीं रहते, ध्यान से रखना इस बात को, ठीक है। अब ये नोमैड जो होते थे, ये अपनी लाइवलीहुड के लिए, आपसे कैटल्स के लिए, कोस्टल लैंड और फ्रेश वाटर के लिए क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, क्योंकि इनके पास जो नंबर ऑफ कैटल होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा, कम नहीं होंगे। मतलब आप एक मैं आपको बता दूं कि एक अंग्रेज है जिन्होंने ट्राइब्स के बारे में लिखा, वो कहते हैं कि जिसे बंजारा ट्राइब्स के बारे में बताया, तो कहते हैं कि जो बंजारा ट्राइब है, जो बंजारा नोमैड्स है, वो क्या करता है, उसके पास एक ग्रुप में क्या है 600 से 700 कैटल्स होते हैं। आप समझ रहे हैं कितने नंबर ऑफ कैटल हैं? तो ये इतने नंबर ऑफ कैटल अब कहीं एक जगह पे सेटल होकर रहेंगे, तो सोचो उसके लिए कोस्टल लैंड तो मिलेगा ही नहीं भाई, साल भर इतना बड़ा मैदान कहां से लगेगा जाने। तो ये कैटल की जो कोस्टल लैंड के लिए और जो फ्रेश वाटर उसके लिए एक जगह से मूव करते रहते हैं। दूसरा
ये क्या करते हैं, इनको अपनी लाइवलीहुड भी चलानी है, क्योंकि ये क्या कैटल जो पाल रहे हैं, जैसे लोग भेड़ पाल रहे हैं, बकरी पालते हैं, सिर्फ जिसको बोलते हैं, गोट है, ठीक है, भैंसे भी कुछ लोग पालते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो सिप है उसका क्या कर रहे हैं, ऊन निकाल रहे हैं, ऊन निकाल के जो है उससे ठंडे वाले कपड़े बना रहे हैं, ऊन बना रहे हैं। अब जब ये लोग जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो जिस जहां से गुजर रहे होते हैं वहां पर कुछ लोकल लोग रह रहे हैं, उन लोकल लोगों से क्या करते हैं, ये उनको अपना सामान बेचते हैं, और उसकी बदले में क्या करते हैं, वो उनसे सामान लेते हैं, जैसे अनाज ले लिया, अनाज जैसे गेहूं है, चावल है, और चीजें ले लिया, ठीक है, बने हुए कपड़े ले लिए दूसरे वाले, और इनको ये अपने पास से क्या देते हैं उनको, तो ये उनको दे देते हैं, जैसे कि मान लो घी दे दिया, क्योंकि कैटल से दे रहे हैं, घी दे दिया, वुलन दे दिया, ठीक है, और जो उनके पास जो भी और प्रोडक्ट है उनको बेच दिया, यानी प्रोडक्ट दिया और उसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट ले लिया। आज तो जो है ट्राइब से अगर आप बात करें तो आज वो लोग बेच रहे थे, पैसा ले रहे हैं, और आज नंबर ऑफ कैटल लेकर वो घूम भी नहीं रहे हैं। आज वो लोग साइकिल पे लेकर निकल रहे हैं और वो सारी चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। अब जैसे गली मोहल्ले में आप देखो कि कोई ऊन लेकर आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो वो लोग अपना बना के लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनका क्या है, लाइवलीहुड चल रहा है। क्लियर है बात ये, समझ में आ रही बात ये। तो यहाँ पर देखो, नोमैडिक पॉस्टलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स, एनिमल्स के साथ, मैंने बताया कैटल्स, काफी सारे कैटल्स इनके पास होते थे। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पास्चर प्रोडक्ट, इनके पास होता था। तो देखो, दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी, ईटीसी विद सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, है ना, एंड अदर प्रोडक्ट। ये क्या करते थे, उससे एक्सचेंज करते थे। कौन सा, जैसे बार्टर सिस्टम वाला जो आपने सुना, एक वस्तु दो दूसरा वस्तु ले लेते हैं, बार्टर सिस्टम, वैसे ही करते थे। अपना जो वूल है या घी है उसको क्या है, ये उनको देते थे, उसकी जगह उनसे क्या है, और दूसरी भी चीजें जैसे ग्रेन ले लिया, क्लोथ ले लिया, और भी जो उनकी नीड की चीजें हैं वो इनसे ले लेते थे। जो एग्रीकल्चर लोग थे, जो जो सेटल्ड लोग थे, जो हाँ जिस जगह से ये गुजर रहे हो। क्लियर है बात ये, सुन रहे हो? ठीक है। सर पर जो तुम बता रहे हो ऊपर सिविक्स का, क्या जो तुम बता रहे थे अभी, क्या सिस्टम, बार्टर सिस्टम, ऊपर सिविक्स का है, सिविक्स का नहीं, इकोनॉमी में नहीं पढ़ा जाता। बस हमारी क्लास में 6 में। हाँ, तो होगा सिविक्स में, लेकिन ये इकोनॉमी का पार्ट होता है, ठीक है। क्लियर बात ये। अब यहाँ पर देखो, बंजारास की बात करेंगे, अभी हम बंजारास के बारे में और आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बंजारास के बारे में आपको बता दूं, ये राजस्थान, ये यूपी, ये एमपी, ये महाराष्ट्र, इन जगहों पर आपको मिलेगा आज, एमपी, ठीक है, इन रीजन में आपको ये बंजारा मिलेंगे, ठीक है। यूपी में तो मिलता नहीं है, यूपी में रहता है। कौन, तो तुम कैसे जान लोगे कौन बन जा रहा है, तुम्हें पता है कौन बन जा रहा है, वो देख के थोड़ी ना चलते हमारे चलते कि हम बन जा रहा है, बस जाने दो। राइट है। उनकी कुछ कॉस्ट्यूम्स होती है, उनके कुछ खान पान है, कुछ रहन सहन का तरीका है, उसके बिहार पर उनको जान पाते कि ये बन जा रहा है। ये दूसरी है, जैसे अभी 9th क्लास से जब आओगे तो आप ट्राइब, एक चैप्टर है पॉस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें भी आप इन्हीं ट्राइब्स के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप बंजारा पढ़ोगे, जिसमें आप गुज्जर बकरवाल के बारे में पढ़ोगे, गद्दी के बारे में पढ़ोगे, धंगर्स के बारे में पढ़ोगे, रायकास के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। काफी ट्राइब्स के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल से, जैसे रायकास राजस्थान में मिलेगी आपको, बंजारा के बारे में पढ़ना है, धांगर्स आपको महाराष्ट्र में सेंट्रल प्लेटू वाले रीजन मिल जाएंगे, गुज्जर बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, जो गद्दी स्प्रेड है वो हिमाचल प्रदेश के रीजन में, उनके बारे में आपको पढ़ना है 9th क्लास में। क्लियर बात। 10th में नहीं पढ़ते, 8th में नहीं है, लेकिन 9th में ट्राइब्स के बारे में चैप्टर इंपॉर्टेंट दिया गया, उसमें भी आपको ये भी बताया जाएगा कि जो पॉस्टलिस्ट है उनकी लाइफ कैसे क्या है चेंज हो गई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से या ब्रिटिश एम्पायर के आने से क्या है, बाद में उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ गए, ठीक है ना। तो चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे उस चैप्टर, ठीक है। क्लियर बात है। अब देखो, मेनी पोस्टल ट्राइब रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल, ये क्या करते हैं, इनके पास बहुत सारे एनिमल है और ये बेचते भी उसको, सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द फॉस्फोरस पीपल, यानी जो समृद्ध लोग हैं, ठीक है, उनको क्या है। क्लियर बात है। तो ये अपने पास बहुत सारे कैटल मैंने बताया रखते हैं, उनको ये बेचते भी हैं, ठीक है, और उससे क्या है, पैसा कमा रहे हैं काफी सारे, ठीक है। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने बताया कि बंजारा के बारे में इंडिपेंडेंट पढ़ा, क्योंकि एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो बंजारा जो ट्रेडर्स, जो बंजारा जो ट्राइब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। मैंने आपको बताया कि आपको राजस्थान में, यूपी के वेस्टर्न वाले इलाके में, एमपी में मिल जाएगा, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, और क्या है आपको इन जगह पर ये क्या है ट्राइब आपको मिले, ठीक है। इनके बारे में क्या है, इनका जो कारवा होता,
ठीक है, ये बहुत मैंने आपको बताया कि, और मैं आपको बता दूं, जो अंग्रेज की बात मैंने बताई, जो वो बंजारा ट्राइब के बारे में ही बताता है, ठीक है। बंजारा ट्राइब के बारे में वो कहता है कि ये जो है ग्रुप में चलते हैं, और ये ग्रुप्स, इनका जो ग्रुप्स है, उस ग्रुप को, ये जो ग्रुप में चल रहे हैं जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको टांडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टांडा बोलते हैं। दे आर कारवा। कारवा मतलब ये ग्रुप्स होता है, समूह होता है ना, कारवा एज कॉल्ड टांडा, ठीक है, टांडा है। अब ध्यान सुनना, हाँ पूछना। बंजारा समाते यूपी, राजस्थान, एमपी। हाँ, महाराष्ट्र। अब ये होल महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना, ना पूरे राजस्थान में भी नहीं मिलेंगे, एमपी। एमपी में भी कुछ रीजन में, जैसे मैं आपको बता दूं, हाँ सुनना, मैं बनाता हूँ अभी, चलो तुम लोग मैं बना रहा हूँ, फिर उसमें से मुझे ज्यादा कहते हैं। ठीक है, इतना मैं बनाना है, बाकी समझे। जैसे मान लो ये यूपी है, ऐसे मैं बता रहा बस, ठीक है, और ये मान लो राजस्थान है, ये मान कर तो होता ही है। ठीक है, यूपी है, फिर इधर यूपी के बाद यहाँ से ये राजस्थान हो गया, ठीक है, इधर आपका इधर एमपी है, ठीक है, इधर आपका यहाँ पर ऐसे गुजरात है, फिर इधर महाराष्ट्र भी टच करता है। तो अब अगर हम बात करें तो ये जो स्टेट क्या कहते हैं, ये जो ट्राइब है, ये आपको ऐसे यहाँ पर देखने को मिलेगी इस जगह पर, ठीक है, तो सबके बॉर्डर के आस पर यूपी का बॉर्डर वो तो दिल्ली से भी शेयर होता है। क्या हम्म, किससे? दिल्ली, हाँ, तो मैंने कब माना किया? तो ये दिल्ली के बॉर्डर पे कोई ट्राइब नहीं रहते। तो दिल्ली में नहीं है तो उसमें मेरी कोई गलती थोड़ी ना है, जहां होगी वही तो बताएंगे। जहाँ सर्वे करा ऐसा जरूरी थोड़ी है, जहाँ सर्वे करा उसी पॉइंट पे होंगे ट्राइब्स। लोग हैं कहीं भी जा सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर यहीं पर आपको मिलेगी। अब मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे हम लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात करते हैं, तो जैसे भारत में कहते हैं कि हिंदू मेजोरिटी में है और मुस्लिम और बाकी जो है, जो रिलीजन के लोग हैं वो माइनॉरिटी में है, ऐसा मानते हैं हम लोग। लेकिन क्या भारत में हर एक जगह पर वो ऐसा सिस्टम है? नहीं, नहीं है। कुछ स्टेट में या कुछ सिटीज में मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे और वहां हिंदू कौन होंगे? माइनॉरिटी में होंगे। लखनऊ। नहीं, नहीं है ऐसा नहीं। लखनऊ वहां हिंदू बहुत सारे लोग, ठीक है, तो कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे और वहां हिंदू कौन होंगे? माइनॉरिटी में होंगे। लेकिन ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें तो मेजोरिटी में, तो ऐसे ये लोग भी होते हैं। कहीं पर ये बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, कहीं बहुत ऐसे थे, एक मतलब जैसे गाने फैला देते हैं, तो एक गाना वहां मिल गया, एक गाना वहां, वैसे टाइप के लोग पीछे होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। जैसे अगर हम बात करें तो आज जैसे इंडिया है, इंडिया के बहुत से लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, उसको इंडियन डायस्पोरा बोला जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल शब्द होता है इंडियन डायस्पोरा, यानी भारत से, भारत के जो लोग हैं वो जब विदेशों में पैसा कमाने, एजुकेशन के लिए जब वहां जा रहे हैं, तो उसको इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। अब उस इंडियन डायस्पोरा के कुछ लोग जो हैं किसी देश में बहुत ज्यादा हैं, जैसे अमेरिका की बात कर दो, यूएई की बात कर दो, कनाडा की बात कर लें, ठीक है, सऊदी अरबिया की बात कर लें, यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या है, ये वहां पर इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां पर। अगर हम बात करें तो अमेरिका में लगभग 19 लाख अमेरिकन इंडियंस हैं, वहीं सऊदी अरबिया में 26 लाख के आसपास। तो आप सोचो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ जगहों पर ये बहुत कम है। समझ आई बात? ओमान में हाँ, ओमान में भी हैं सब जगह इंडियंस। आपको पूरे दुनिया में 193 देश हैं यूएनए के अकॉर्डिंग, उन सब में ढूंढने जाओगे तो कहीं ना कहीं इंडियन आपको मिल जाएगा, ठीक है, हर जगह मिलेगा इंडियंस। नहीं मिलता, एक जगह नहीं मिलेगा, कहाँ नहीं मिलता? पाकिस्तान वहां भी है, नहीं मिलता, तो कौन बहस करेगा? चलो जरा, इसलिए वैसे टीचर्स भी बहस नहीं करती, क्या वैसे टीचर्स भी बहस नहीं करती। इधर देखो, अब इनके बारे में ना अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी कौन है? तो एक खिलजी सल्तनत थी, ध्यान सुनना, ठीक है, एक खिलजी कौन थी? खिलजी सल्तनत थी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी थी ये, ठीक है, इसी का राजा था अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले भी कौन हुआ था? उसका नाम जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, पढ़ा होगा ना, इस चैप्टर है हिस्ट्री में। तो ये लोग, इन्होंने 1290 एडी में क्या है, खिलजी डायनेस्टी क्या है, इस्टेब्लिश हुई, और इसके बाद 1296 में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है और लगभग 20 सालों तक ये शासक, ठीक है ना, कब तक रहेगा तो, ठीक है, यहाँ,
देखिए इसी ने क्या है, इसने ये बताया है कि जो बंजारे हैं ना, ये क्या करता था बंजारों से, इसने क्या किया था, ध्यान सुनना थोड़ा सा बात करता हूँ। इसने क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी अपने यहाँ लागू की, उसमें क्या है इसने क्या किया टैक्स लेता था, ठीक है, ये लगभग अपने यहाँ 50% टैक्स लेता था, सबसे हाईएस्ट टैक्स माना जाता था इसको 50% को, 50% टैक्स लेता था। और टैक्स दो तरीके से ले रहा था, ध्यान सुनना, टैक्स एक तो डायरेक्ट पैसा ले लेते, ठीक है, दूसरा ग्रेन फूड, ग्रेन जो है अनाज, अनाज के थ्रू ले रहा। तो पैसे किससे लेता था, जो दिल्ली है, जैसे मान लो ये दिल्ली है, ध्यान सुनना, दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं ना, उनसे वो अनाज लेता, क्या लेता था, अनाज लेता, ग्रेन लेता। और जो इससे दूर रहता, जो इसके संकल्प में, उनसे ये पैसा लेता, ठीक है, क्या है डायरेक्ट पैसा लेता। क्लियर बात ये, पैसे देने के कैपेबल है उनसे ग्रेन ले लेता होगा, क्या जो पैसे देने के कैपेबल है फिर उनसे ग्रेन लेता होगा। हाँ, लेकिन ज्यादातर ग्रेन किससे ले रहा था, जो नगर, जो इस दिल्ली सल्तनत के, जो दिल्ली सिटी है, जो राजधानी है, उसके आसपास के जो लोग थे वहां से ये क्या ग्रेन लेता था। अब ये क्या होता था, जहां ग्रेन लेने की बात क्या है, इन बंजारे, जो बंजारे हैं ना ट्राइब्स, इनसे क्या करता था, ये बंजारे काफी सारे एनिमल्स लेकर चलते थे, तो इनकी, इनसे क्या है ग्रेन को क्या करता था, जो मार्केट होती थी, जो सिटीज की मार्केट, उन मार्केटों में क्या है ग्रेन ढुवाना था, मतलब उनको पहुंचाने का काम करते थे बंजारा, अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसने लिखा है अपने, उसने बताया, ठीक है। झूठ झूठ भी लिखते हैं, झूठ झूठ भी लिख देते हैं। क्या झूठ क्यों लिख लिए, इसमें क्या मिल जाएगा उसको झूठ बोलने से, अपनी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, क्लियर बात है। यहाँ पर देखो, यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, ठीक है, इसमें इनके यहाँ मार्केट होती थी। हालांकि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी के बारे में पढ़ा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं और बहुत डिटेल से पढ़ा जाता है, बहुत अच्छी इसकी मार्केट पॉलिसी, ठीक है, ऐसा माना जाता है, क्लियर है। इसने मार्केट बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, मतलब इसने क्या किया था कि हर एक चीज की क्या है प्राइस फिक्स कर दी, उसके लिए क्या है एक जैसे तालिका बना दी कि ये दाल इतने रुपए किलो, ये उसको रई बोला जाता था, क्या बोला जाता था, रई, ठीक है ना। सहाने मंडी नामक एक ऑफिसर इसने अपॉइंट किया, जो कौन था कि जो देखता था कि कोई ऐसा तो नहीं कि उस रही जो सामान जितने रुपए में है फिक्स, उससे ज्यादा का तो नहीं बेच रहा, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, उसको देखने के लिए सहाने मंडी नामक ऑफिसर उसने अपॉइंट किया, क्या पकड़ के ले जाके अलाउद्दीन खिलजी के सामने ले जाके उसके सर कलम कर दिया। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से लोग डरते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एम्परर जहांगीर, इसने भी अपने उसमें जहांगीर नामा में लिखा है, ठीक है, wrote in his memories that Banjaras carried grain on their bulk, है ना, bulk from different areas and stored in it towns. They transported food grain for the Mughal army during military campaign, है ना। ये क्या करते हैं, ये भी अनाज को ढुवाने काम करते थे, और जब कभी सेना लड़ने जाती थी तो उनके लिए क्या है, ये बंजारा ही इनके लिए क्या है अनाज ढुकर लेके जाते, ठीक है। लगभग कहते थे कि 10,000 के आसपास के बंजारा से एक साथ एक साथ चलते थे, और वहां पर लेकर जा रहे हैं पूरे के पूरे 1 लाख। अरे भाई लोग, ठीक है, समझ आ रहा है तुमको, दिक्कत नहीं है। मेरे को क्यों नहीं पूछा, तुम सीरियस नहीं होते ना बात में। तो सीधे पूछा। अब हम पढ़ते हैं चेंजिंग सोसाइटीज, न्यू कास्ट एंड हायरार्की। अब हुआ क्या, वर्णा सिस्टम आपने पढ़ा था अभी कि वर्णा सिस्टम में क्या हुआ कि वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, उसके बाद ब्राह्मणों ने कुछ रूल, ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस डिसाइड कर दी, उसी के अकॉर्डिंग यह सोसाइटी चल रही है। धीरे धीरे फिर क्या होता है, सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं। उस चेंजेस के तहत क्या है, कुछ ऐसे लोगों की नीड्स पड़ती है जो किसी वर्ग में स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है, कुछ काम को करने के लिए क्या है वो स्पेशलाइज्ड काम करने वाले लोगों की नीड पड़ती है। उसी समय क्या है, ये वर्णा सिस्टम जो है वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, ट्राइब, सॉरी, कास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक काम को करने वाले क्या है, उससे उसकी जाति बनाती है, और यहां से क्या होता है, कास्ट सिस्टम क्या है ओरिजिनेट, मतलब वहां से उत्पत्ति हो जाती है कास्ट, ठीक है। पहले वर्णा सिस्टम था, वर्णा सिस्टम में जो काम करता के अकॉर्डिंग क्या था उसका वर्ण डिसाइड होता, लेकिन अब क्या कर दिया, मान लो बढ़ई है कोई व्यक्ति, कारपेंटर है,
और कारपेंटर के यहाँ अगर कोई व्यक्ति पैदा हो तो वो आजीवन कारपेंटर ही रहेगा, उसकी क्या करती है, उसकी एक कास्ट डिसाइड करती है। तो अब क्या करती है, वर्क के अकॉर्डिंग क्या उसकी पहचान डिसाइड करती है, और जब वर्क के अकॉर्डिंग उसकी पहचान डिसाइड कर दी जाए उसी को बोलते हैं कास्ट। तो अब क्या हुआ, जो पहले वर्णन सिस्टम हुआ करता था वो कन्वर्ट होकर इसमें हो गया, अब सोसाइटी का बेस क्या बन गया, कास्ट। और कास्ट सिस्टम में क्या था कि जो स्पेशलाइज्ड लोग थे, इवन मैं आपको बता दूं कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में भी कई सब डिवीजन हुए, कई अलग अलग जातियां बन गई उसमें भी, उनमें भी। उसके बाद क्षत्रियों में भी, वैश्य में भी, शूद्र में, वैसे क्या है, अलग अलग क्या है, सब डिवीजन होते गए और अलग अलग क्या है, कास्ट बनते गए वर्ग के अकॉर्डिंग, ठीक है, काम किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कि अब जो सोसाइटी है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, पूरी तरीके से कास्ट पर डिपेंडेंट है। और बहुत सारे लोग ऐसे निकले जो एक काम को करने में बहुत स्पेशलाइज्ड थे, जैसे कारपेंटर है, जैसे शिल्पकार है, ठीक है, इसी तरीके से और अलग अलग काम, लोहार हैं, इन काम करने वाले स्पेशलाइज्ड लोग यहाँ पे धीरे धीरे आने लगे। क्लियर बात, ये समझ में आई बात? तो थोड़ा सा इसको पहले पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, as the economy and the need of society grew, people with new skills were required। मैंने बताया कुछ नए लोग ऐसे जरूरत हुई जो कुछ अच्छा काम कर सके, और इसी के लिए क्या है, कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क को करने वाले लोग आते, ठीक है। क्लियर बात ये? फिर देखो, स्मॉलर कास्ट और जाति इमर्ज विदिन वर्ण। मैंने बताया वर्ण सिस्टम के अंदर जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणास है, ठीक है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनके अंदर क्या हो गया, इनके अंदर भी डिवीजन हो, ये अलग अलग जाति में डिवाइड हो, ठीक है बात। जैसे अगर हम शूद्र की बात करें तो वो अनटचेबल है, कुछ अनटचेबल भी एक कास्ट होती है, चांडाल एक कास्ट होती है, वो अलग अलग होती है। शूद्र भी है, उसके अंदर भी कुछ कास्ट। क्लियर बात है? फिर देखो, मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। वो जाति चल रही है। क्या जाति जाति, ठीक है, जाति बेस्ड क्या है, सोसाइटी अब बन चुकी है। अब यहाँ पर देखो, स्पेशलाइज्ड आर्टिस्ट, मैंने बताया क्या, कुछ स्पेशलाइज्ड लोग जो काम करने में, जो एक किसी काम करने में स्पेशलाइज्ड हो। जैसे आज भी क्या है, कुछ लोग टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ कंटेंट राइटर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, कुछ और काम करने में बहुत अच्छे हैं। तो जो जिसमें स्पेशलाइज होता है वो उसमें अच्छा होता है। तो यही जैसे स्मिथ हैं, कारपेंटर्स हैं, ठीक है, मैसोन्स हैं, वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण्स। इसके अंदर भी ये लोग भी काम करने लगे अलग अलग जाति में, ब्राह्मण भी, ठीक है। क्लियर बात है? जातियां थी ब्राह्मण से डिक्लेयर करनी थी, नहीं नहीं, अब हो गए समाज में, हाँ बाद में क्या हो, यूं नहीं क्या उसको जाति बेस्ड सिस्टम बना दिया कि अब जो काम जो कर रहा है वो उसी जाति से बिलोंग करेगा। पहले काम के आधार पर उसका वर्ण डिसाइड, आप जन्म भले ही ब्राह्मण जाति में लिए, मान लो एक बात करें ब्राह्मण के घर में हुए, लेकिन अगर आप सेना में भर्ती हो तो आप किसमें, क्षत्रिय में आते, आपको कर्म के आधार पर क्या है, आपकी कर्मा के अकॉर्डिंग आपके वर्ण को डिसाइड करता है। लेकिन अब क्या होगा है, अगर आप हो किसी कारपेंटर के यहाँ जन्म ले रहे, तो जो आपकी जाति है, भले ही आप कोई भी काम करो लेकिन आप उसी कास्ट के रहोगे। आप क्या क्या बाय बर्थ उसको बना दिएगा, एक जो एक विशेष कास्ट में जन्म ले, अब उसी को बनेगा। सर ये अच्छा है कि वो जो अच्छा है? वो पहले वाला ज्यादा अच्छा था ना, क्यों? भाई कोई भी किसी के लिए भी द्वार खुला हुआ है, अब तो आप जाति को बदल नहीं सकते। एक बहुत अच्छे कविकार उन्होंने कहा कि जाति है कि जाति ही नहीं, मतलब समझे इसका क्या? हाँ, जाति है वो जाति ही नहीं है। हाँ, जाति है वो जाति ही नहीं है, मतलब जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक आपकी जाति आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। लेकिन पहले वर्ण सिस्टम में देखो, ऋग्वेद में एक श्लोक लिखा है, उस श्लोक के अंदर एक स्टोरी बताई गई, उसमें बताते हैं कि एक परिवार है और इस परिवार में एक लड़का है, एक लड़का जो है वो पढ़ रहा है, ठीक है, उसकी माता जो है वो आटा चक्की की दुकान पे काम करती है, उसके पिता जो है वो चिकित्सक है। अब देखो तीनों लोग अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, एक ही परिवार में अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं, क्या शिक्षा से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़े लोग वो किस में आ रहे हैं, ब्राह्मण। और जो मम्मी उसकी काम करी व्यवसाय में, वो कौन है, वैश्य आ रहा है। तो दो वर्ग के लोग एक साथ रह रहे हैं, रह रहे नहीं रहे, एक ही परिवार में अलग अलग वर्ग के लोग।
लेकिन कास्ट में क्या होगा, आप भले ही कोई भी काम करो लेकिन आपकी जाति एक ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बाई बर्थ वही, आपने जिस जाति में या जिस धर्म में जिस में आपने जन्म लिया है उसके अकॉर्डिंग आपकी जाति डिसाइड कर देगी। अब भले ही आप दुनिया में कोई भी काम करो लेकिन आपकी जाति वही। क्लियर बात ये? ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पर देखो, अमंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लैंस बिकम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा, राजपूत के बारे में। राजपूतों की उत्पत्ति ऐसे मानी जाती है कि 11वीं 11th एंड 12th सेंचुरी के आसपास होती है, और इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बात। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये राजपूत शब्द या राजपूत जो जाति है वो कैसे आई, इसको लेकर आज तक डिबेट का विषय बना हुआ है। आज तक ये पता किया जा रहा है कि राजपूत आखिर आए कैसे। क्योंकि अगर आप 11वीं सेंचुरी से पहले अगर आप देखोगे तो राजपूत शब्द का किसी तरीके का यूज नहीं, वहां पर राजपुत्र पुत्र का शब्द यूज किया जा रहा था, लेकिन राजपूत जैसा कोई शब्द नहीं। तो ये राजपूत शब्द कहां से आया, राजपूत जाति कहां से आई अचानक, इसके बारे में आज भी हिस्टोरियंस के बीच में क्या है, डिबेट चल रहा है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो भारत में जैसे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऋषि वशिष्ठ, ध्यान सुनना, हमारे यहाँ एक ऋषि थे उनका नाम है वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, माउंट आबू पर्वत पर एक महायज्ञ करवाया। माउंट आबू पर्वत ये राजस्थान में, माउंट आबू पर्वत ये माउंटेन, हाँ माउंटेन, ठीक है, ध्यान सुनो, अभी पहले मेरी स्टोरी सुनो फिर बात। ठीक है, माउंट आबू पर्वत उन्होंने क्या किया, एक महायज्ञ करवाया। उस महायज्ञ से 4 योद्धा निकले, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालू। 4 कौन है, प्रतिहार, परमार, चालुक्यास एंड चौहान। ये 4 क्यों निकले योद्धा, और इन्हीं के बाद क्या है, इन्हीं के वंशज क्या है आज अलग अलग राजपूत बन गए। मतलब ये सारे राजपूत ही बने। हाँ, इन्हीं को बोला गया राजपूत। और बाद में आप इन्हीं की और अलग अलग वंशज बनते गए, अलग अलग चंदेल भी आ गए, देगी के चालुक आ गए, अलग अलग। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये अलग अलग आ गए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति, लेकिन ये थोड़ा सा आपको क्या इतना महायुद्ध इतना बड़ा होगा कि कोई अग्नि से कोई किसी की उत्पत्ति हो जाए, थोड़ा सा डिबेट का विषय। लेकिन और अलग अलग लोग कहते हैं, जैसे अगर हम बात करें, एक अर्नेस्ट टार्ड करके हिस्टोरियन है जो नेशनलिस्ट, जो सॉरी क्या कहते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी को मानते हैं, या कह लो कि जो कौन सी विचारधारा होती है, इम्प्रेजम विचारधारा को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं ये लोग बाहरी लोग हैं, मतलब वो लोग बाहर से आए हैं, ठीक है ना, बाहर से लोग आए हुए लोग। ठीक है, ऐसे एक और हमारे यहाँ कभी कहा है, चंद्र बरदाई का नाम सुना होगा आपने, चंद्र बरदाई है सुना, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना आपने, उन्हीं के ऊपर उन्होंने एक पृथ्वीराज रासो नाम एक बुक लिखी है, ठीक है, चंद्र बरदाई। उन्होंने भी बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति वैसे या कैसे हुई है, लाइब्रेरी में, ठीक है ना, क्लियर बात है। तो यहाँ से क्या है, राजपूत की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद राजपूत, और इसके बाद आप देखोगे राजपूत एक बहुत बड़ा, एक बहुत पावरफुल, या कह लो कि एक बहुत सम्मानित कास्ट बन गए। और उस समय के जो भी लोग थे, जो भी दुनिया भारत में और भी जो भी और राजा हुआ करते थे या जो भी होते, वो राजपूत बनना चाहते थे, वो अपने आप को राजपूत की उपाधि देना चाहते। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो गोंडवाना में जो गोंड जो जाति थी, गोंडवाना जाति में जो कटंगा, गरा कटंगा नामक जो जाति जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, उनका राजा अमन दास ने अपने आप को राजपूत बताने के लिए क्या है, राजपूतों की टाइटल लेना शुरू किया। उसने संग्राम शाह की टाइटल दिया, उपाधि दिया। उस समय जो राजपूत हुआ करते थे, पावरफुल, बहुत ही रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट होती थी समाज में, इसलिए जो भी राजा हुआ करते थे वो राजपूत की जैसा टाइटल लेना चाहते थे, उनके जैसा सम्मान ग्रहण करना चाहते, क्योंकि ये क्षत्रिय थे। ये उस जगह पर जन्म लेते हैं जब जहां पर देश को बचाने की जरूरत थी, और उस समय ये लोग राजस्थान के इलाके में ज्यादातर डोमिनेट कर रहे थे, ये रहते थे वहां। क्लियर बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो अमंग द क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लैंस बिकम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th
centuries they belonging to the different क्या लिखा है लिंगेजेस such as हुनास, चंदेलास, चालुक्य। ठीक है, ये बात है। जैसे हुन्स हैं, हुनास हैं, जैसे इसके बाद बात करें चंदेलास है, चंदेला को अभी इनके बारे में बात करेंगे। अभी जब हम अहोम ट्राइब के बारे में बात करेंगे ना, सॉरी अहोम नहीं, गोंड ट्राइब के बारे में, ठीक है, गोंड ट्राइब के बारे में जब हम बात करेंगे ना, कटंगा गोंड्स, उनके बारे में तो बताएंगे कि जो महोबा के चंदेल थे, महोबा के चंदेल राजा थे, गोंड राजा जो अमनदास, उनका पुत्र था दलपत, उनकी उसकी शादी जो है चंदेल राजा जो सालवान राजा था उसकी पुत्री के नाम से दुर्गावती के साथ उसका विवाह हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी होगी, वैसे ही रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती जो है बुंदेल इलाके में, बुंदेलखंड का जो एरिया है उसमें इसके किस्से होते हैं। मतलब आज भी आप जाओगे ना तो रानी दुर्गावती की कहानियां, कथाएं आपको गानों में सुनने को मिलेंगी। जैसे आला उधल का नाम आपने सुना है? आला उधल क्या पढ़ते तुम लोग करते रहते हैं? ये मुस्लिम नहीं है, रानी दुर्गावती हिंदू हैं, आला उधल हिंदू हैं, मारेंगे तुमको अभी। ठीक है, आगे बात समझ में, थोड़ा सा सर्च करो आप, जैसे मैंने आपको बताया तो आप जाके सर्च करना, ठीक है ना। ये योद्धा है दो भाई, बुंदेलखंड जब आप जाओगे ना तब हाँ आला उधल दो भाई थे। अच्छा, उदल नहीं लिखना, उदल, उदल, आला उदल दो भाई थे। बहुत मतलब आप इनके ऊपर मूवी बनी है और बुंदेलखंड में ये एक तरह के भगवान की तरह पूजे जाते हैं। ठीक है ना, जैसे रानी दुर्गावती, आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है, ऐसे रानी दुर्गावती भी एक बहुत पावरफुल लेडी थी। उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट में क्या है युद्ध लड़ा और उसमें हालांकि वो मारी गई थी। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। क्लियर बात की? On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northern east west frontier had adopted Islam clearly। अब यहाँ पर समझना है कि जो मैंने आपको बताया कि पंजाब सिंध कहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर भारत का मैप बनाया था मैंने यहाँ पर, अरे एक नया ही बना देते हैं, सबसे सही तो पर ड्राइंग बड़ी अच्छी लगी। ये ड्राइंग नहीं, ये प्रैक्टिस है। हमारी ड्राइंग तुम देख लोगे ना तो भाग जाओगे। ड्राइंग एक्चुअली हमको आती नहीं है, बस भारत का मैप बनाना आता है, भारत और वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का भी हाँ बना के दिखा देना। ठीक है, ये भारत है। अब भारत में सिंध, पंजाब, ये पाकिस्तान आज हो गया। सिंध आप जानते हो यहाँ पर है, पंजाब तो आधा यहाँ पर है, आधा पाकिस्तान के पास चला गया। वेस्ट पंजाब जो है पाकिस्तान के पास है, ईस्ट पंजाब हमारे पास। क्यों जीरो? पाकिस्तान में पंजाबी बोलते हैं। हाँ उसको पंजाब, लाहौर है ना, भारत वही भारत। ठीक है। इसमें जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मैंने आपको बताया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तो यही वाला रीजन आएगा, ये पूरा ऊपर वाला रीजन। ठीक है, ये रीजन है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज जो मुस्लिम यहीं आए 712, ध्यान सुनना मेरी बात को, सेंटेंस सुनना। 712 एडी में क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम, कौन है, मोहम्मद बिन कासिम MBK, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, यहाँ पर हमला किया। ठीक है, और जो सिंध वाला इलाका है उसको कब्जे में कर लिया, उसको जीत लिया। ठीक है, उस समय वहां पर जो राजा हुआ करते, चच नामक राजा था। ठीक है, और भी बहुत ब्राह्मण लोग राजा, यहाँ पर पहले ब्राह्मण लोग राज कर रहे थे। ठीक, तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या यहाँ पर हमला किया, और हमला करने के बाद इस रीजन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग जो पहले कह सकते हो कि आप ब्राह्मण थे या हिंदू थे, या जो पहले क्या कहते हैं ये बौद्ध थे, उन्होंने क्या है बाद में बहुत सारे लोगों ने क्या इस्लाम धर्म को अपना लिया, यानी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले बहुत सारे लोग डोमिनेट करते थे, जो बौद्ध जो होते थे ना, बौद्ध, वो बौद्ध पहले सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा था। बाद में जब मुस्लिम धर्म आया तो वही लोग क्या है कन्वर्ट होकर किसमें चले गए, इस्लाम में चले गए। तो बहुत सारे बौद्धों ने क्या किया, इस्लाम धर्म और अलग अलग धर्म को क्या है बाद में अडॉप्ट भी किया। क्लियर बात है? तो इस रीजन में क्या आप देखोगे कि यहाँ पर आपको चीजें दिखेंगी कि यहाँ पर जो जब आक्रमण हुआ, इन्वेजन हुआ, जब क्या कहते हैं मुस्लिमों का, तो वहां पर सिंध वाला रीजन, बलूचिस्तान वाला रीजन में जो लोग रहते थे उन्होंने बाद में क्या है मुस्लिम धर्म को क्या है अडॉप्ट कर लिया, इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लिया। क्लियर बात है? क्लियर हो जाएगी बात? अब इससे समझोगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है ना, बात क्लियर है? ठीक है, तो आज यही कर रखी।
ठीक है ना। जय बाकी हम लोग कल करेंगे आगे कंटिन्यू। कल छुट्टी नहीं है। नहीं अब कल छुट्टी नहीं है। 32 ठीक है, थैंक यू।